नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्व अवलोकन वाली पुस्तक चल रही है, उसके तहत हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को देखने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को ही कवर करने का प्रयास कर रहे हैं हम। और इसी को पूर्ण करने के क्रम में आपका ये लेक्चर नंबर आज आपका 19 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 19 के तहत ही हम देखेंगे गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो देखो, इसका जो लेक्चर नंबर 18 था, उसमें मैंने गांधी जी के कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल नॉलेज दी थी, जो आपका लेक्चर नंबर 18 है। उसमें यदि आपने उसको पहले नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देख लेना आप एक बार। उसके बाद ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यदि आप लेक्चर नंबर 18 से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आज हम केवल और केवल जो गांधी जी से संबंधित है उसमें केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे के लेक्चर में आपको वो कंप्लीट करा दिया है। तो गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन किस प्रकार से हुए और किस प्रकार से देखो आयोग द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सबके बारे में आज चर्चा यहाँ पर हम कर लेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो आपका, ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होने वाला है। अब ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत में से ही सबसे ज्यादा यदि हिस्ट्री में आप तीन पार्ट्सों में से देखें, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न को देखें, तो इन सब में भी आप ये देखेंगे कि आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। तो इसलिए आधुनिक भारत को ही पहले पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, इसमें हुआ क्या कि 25 सवाल मैंने आपको पीछे ही कवर करा दिए, 25 सवाल तक थे। उसके बाद में आज 26 सवाल से आज इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि 26वां सवाल क्या कहता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये हुआ था पहला चंपारण आंदोलन, जो राजकुमार शुक्ल के अनुनय विनय पर गांधी जी बिहार गए थे। तो चंपारण आंदोलन यहाँ पर हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। देखो, चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और 19वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार चंपारण में प्रचलित तीन कटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इसका सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। तो तीन कटिया पद्धति पीछे ही बताई थी। तीन कटिया पद्धति होती थी कि यदि किसी किसान के पास 20 बीघा भूमि है तो उसमें उसको 3 बीघा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही आपकी तीन कटिया पद्धति थी। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया था और 1918 में ही गुजरात के खेड़ा के किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? अब देखो, इनमें से आपको बेस्ट एग्जांपल देना है। देखो, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, चलो देख लेते हैं। एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ये भी नहीं था। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, देखो, हिंसा गांधी जी के शब्दकोश में ही नहीं था, ये ध्यान रखना। गांधी जी किसको मानते थे? केवल अहिंसा को। और हिंसा होते ही ध्यान करो, थोड़ा सा जो 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, तो उसी में क्या हुआ? जरा सी हिंसा होते ही गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। तो अहिंसा के तो पुजारी थे गांधी जी, लेकिन हिंसा के पुजारी नहीं थे। तो ये भी आंसर खत्म। आंसर आपका यही लगेगा। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने और राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। साथ कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी चाहते थे, क्यों?
क्योंकि जो खादी था भारत में, खादी को इन लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड में क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और वहां पर वस्त्र जो थे वो मशीनों से बनते थे। तो उन मशीनों से बने वस्त्रों को भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत को उन्हीं वस्त्रों से पाट दिया था। अब देखो, ये वस्त्र, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और ये सस्ते भी होते थे, तो आम जनता के लिए लुभावने होते थे। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए। तो इसी वजह से इस तरह का कथन यहाँ से निकल कर आता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या चाहता था, देखो, नौ परिवहन केंद्र समझता था, नहीं औद्योगिक केंद्र समझता था, ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ये आपका आंसर होगा, सी आंसर लगेगा आपका। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना। अब देखो, इसमें कौन सा लगेगा। सबसे पहले इनमें से देखो कौन सा हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ये हुआ था जी लगभग मार्च के आसपास, या ये कह लो, इसे आप फरवरी मान लो, फरवरी 1918 में हुआ था। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था आपका मार्च में, मार्च 1918 में हुआ था। और उसके बाद में आप असहयोग आंदोलन जानते हैं, 1 अगस्त 1920 को ये शुरू शुरू हुआ था। तो इसका मतलब सारे ही क्रम से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 देख लो, तो आंसर आपका क्या लगेगा? बी लग जाएगा। देखो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ तो 22 मार्च को हुआ था 1918 को, और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला था। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था प्रारंभ। निम्नलिखित में से गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? देखो, गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया, और 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागानों मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति नाम दिया गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त कराने के लिए लगान और अन्य गैरकानूनी अभावों, अर्थात अभाव का मतलब होता है कर, की दरें मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, कहता है कि गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखो, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, ये ठीक है आपका। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी ठीक है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी ठीक है आपका। वे रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित है, ये भी ठीक है। आपका आंसर बनेगा आपका डी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी की अल्पायु 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक थी एक अन टू द लास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने कहा था कि उन्हें सब उनकी सब कुछ सबसे गहन धारणाएं अन टू द लास्ट, ये रस्किन की है पुस्तक, प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? तो देखो, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, ऐसा नहीं था। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये आपका आंसर बनेगा। क्योंकि आंसर क्या है इसमें, तो देखो, इसने पीछे भी दिए नीचे भी दिया, ये जो चौथा ऑप्शन दिया एबीसी सभी सही है। नहीं, जब पहला ही गलत हो गया तो ये भी आपका हट गया। तो अब आप देखो, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, ये भी नहीं है, तो आंसर आपका बी ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख व्यक्ति का कल्याण और सबके लिए कल्याण निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? देखो, गांधीवादी विचारधारा जो थी वो किनसे प्रभावित थी? रस्किन से भी, ठीक है, ये भी थी, थोरो से भी थी, और टॉलस्टॉय से भी थी। आंसर आपका डी लगेगा। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई।
रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। Next. किस आंदोलन में गांधी जी कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? देखो, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, उसी दौरान ये स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। अब सोचो, गांधी जी कब आए भारत? 1915 में। ये कब हो रहा है? 1905 1906 के आसपास। तो आंसर क्या लगेगा आपका? यही लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, व्यक्ति सत्याग्रह भी हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? अब फिर से देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था उसका भी, बारदोली का नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नहीं किया। तो आंसर आपका सी होगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन के समय, बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के समय ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? फिर से देखो, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, ऐसा नहीं था। असहयोग आंदोलन उन्होंने, कौन सा सही है? असहयोग आंदोलन शुरू किया, हाँ नहीं, एक सेकंड, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, हाँ जी, ये आपका सही है। असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था 1 अगस्त 1922 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा? उपयुक्त सभी, डी आंसर लगेगा आपका। गांधी जी जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, अतः उपयुक्त विकल्प सभी आपके सही होंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखो, राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस साहब ने। तो आंसर आपका डी होगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, गांधी के नाम से पहले महात्मा गांधी जोड़ा गया, तो महात्मा गांधी किसने जोड़ा था? अब आपको ये देखना, देखो कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द जोड़ा था गांधी जी से पहले। तो आंसर आपका यही लगेगा। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार आत्म महात्मा की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो आंसर आपका सी होगा। नवाखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नवाखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। आंसर आपका सी होगा। नोआखोली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? देखो, राजकोट सत्याग्रह में लिया था, खेड़ा सत्याग्रह में लिया था, असहयोग में, वायाकॉम, वायाकॉम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वायाकॉम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी ने के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। कह रहा है कि निम्न भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायाकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको देखना है। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये ठीक है आपका। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आपका सी होगा। एक और दो दोनों सही है। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल कांगई, के सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924 जिस नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इसी आंदोलन को प्राप्त था, क्योंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई, अतः कथन को भी सही माना जा सकता है। आंसर आपका इसलिए उसमें सी बनेगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? वो गांधी जी ने जो आगमन किया था
छत्तीसगढ़ में वो किया था 20 दिसंबर 1920 को। आंसर आपका बी होगा। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमातरी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। नेक्स्ट, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? अब देखो यहाँ पर कौन था, ये तो कौन पेशे से एक शिक्षक था। अब आप देखें तो जेबी कृपलानी, इसमें खुद ही इसने आंसर ही दिया है। वो ए एन सिन्हा जो थे वो वकील थे, ब्रज किशोर द्विवेदी वो भी वकील थे, जेबी कृपलानी शिक्षक थे। बस तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ही बन जाएगा इसमें। देखो, प्रसंगत विकल्प में गांधी के अनुयायियों में जेबी कृपलानी पेशे से वकील शिक्षक थे। शेष अन्य मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वे वकील ही थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो ऐसे व्यक्ति थे जमनालाल बजाज साहब। आंसर आपका बी होगा। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, उपयुक्त विवरण है, तो किसका है ये? ये है जमनालाल बजाज साहब का। तो आंसर आपका सी होगा। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो करीबी अंग्रेज मित्र जो थे वो रेवंड चार्ली एंड्रूज थे। एंड्रूज ही याद रखना, इसी से ही काम हो जाएगा। तो सी आंसर। चार्लू या चार्ल्स एंड्रयूज, दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। और एंड्रयूज वर्ष 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये नाम दिया था यरवदा जेल को। आंसर आपका बी होगा, जो पुणे में है। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जेल में स्थित है, पुणे में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में ही गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, अब देखो क्या था है, महात्मा गांधी कांग्रेस की कार्यकारिणी की समिति के सदस्य थे? नहीं, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हाँ ये ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नहीं, कांग्रेस के महासचिव रहे? नहीं। आंसर आपका बी ही होगा। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं थे और राजनीतिक परिदृश्यों पर उनकी शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया भी रहा। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। डी आंसर लगेगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु पर तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। चतुर्दिक का मतलब चारों ओर। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये ऐसा कहा था माउंटबेटन ने। आंसर आपका सी होगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि प्रदान की थी तथा जो काम, इन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, अर्थात उन्होंने ही कर दिखाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? अर्थात ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब इसमें ऐसा क्यों कहा? देखो, जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसी वजह से इन्होंने कहा था कि आप अपना कान खुले कान अपने कान तो खुले रखें और मुंह बिल्कुल बंद रखें
और सब कुछ सुने। इसी वजह से गांधी जी ने क्या करा था, 1915 से 1917 तक देश का भ्रमण किया और सबकी बात जानने का यहाँ से प्रयास किया था। इसी वजह से उन्होंने 1917 में जाकर फिर चंपारण, जब भारतीयों के मन मस्तिष्क और अंग्रेजों को उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया 2 साल में, उसके बाद ही इन्होंने अपना आंदोलन शुरुआत की थी। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वे भारत में प्रथम वर्ष खुले कान से के साथ, लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश का पर्यवेक्षक एक विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। उनके राजनीतिक गुरु थे ये। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन में कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, तो ये कहते हैं, ये कहा था ऐसा महात्मा गांधी साहब ने। तो आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। आंसर आपका सी होगा। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिक विहीन राजनीतिक राज्य के गर्त में मिल सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वे राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो अपना पहला सत्याग्रह जो उन्होंने आरंभ किया था वो किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। आंसर आपका सी होगा इसमें। गांधी जी ने सत्याग्रह प्रथम अपना 1917 में चंपारण में किया था, तथा उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल में उद्योग मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। और प्रस्तुत प्रश्न में उत्तर हेतु दिए गए विकल्प में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो ये हुआ था आपका अहमदाबाद की हड़ताल के रूप में। आंसर आपका सी होगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो भारत महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वो वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अर्थात जिसे हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, का उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट नहीं होता। जरा देखो, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर 3 कठिया पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों को अत्याचार से किसानों की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, और गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से अप्रैल 1917 में चंपारण गए और किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया, और जुलाई 1917 में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। और देखो कौन कौन थे यहाँ पर। देखो, कृषक भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, लेकिन कृषक और मध्यम वर्ग दोनों ही क्या थे, वो जनता थे। सॉरी, नहीं, जनता नहीं थे, वो केवल मजदूरों ने। क्योंकि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था वो किसके भी विरुद्ध हुआ था, वो मजदूरों के खिलाफ ही हुआ था, या मजदूरों का उद्योगपतियों के खिलाफ हुआ था। देखो, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल
मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह में खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों की 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिक द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये था आपका अहमदाबाद संघर्ष, अर्थात अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका, एक तरीके से देखें तो हम्म, सूती मिल कारीगरों के लिए। तो आंसर आपका बी होगा। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 में, ये ठीक है। लंदन में नहीं, 19 दिल्ली में भी नहीं और अहमदाबाद में भी। तो आंसर आपका ए ही होगा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में ही थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो, सही है सही नहीं है ये जरूर देख लेना आप। देखो, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये ठीक है आपका। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये भी ठीक है आपका। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी ठीक है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यूएसए से उनका क्या मतलब था? तो आंसर आपका डी ही होगा। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता था। तो ये देखो कैसे, उनके मंदिर प्रवेश द्वारा नहीं, उनको सहायता प्रदान करके, ये भी नहीं था। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष लागू करके, ये भी नहीं था। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आंसर आपका डी ही बनेगा। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरफ के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीब और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, गांधीयन इनोवेशन अर्थात गांधी का नवाचार से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य देखो अधिक उत्पादन से नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से ये भी नहीं, उपभोग के उत्पादन से ये भी नहीं है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये आपका आंसर होगा। आंसर आपका डी बनेगा। गांधीयन इनोवेशन अर्थात का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन है, अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद और आर के माशेलकर द्वारा प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अब आप इसमें देखो तो कौन सी पहले घटना हुई थी? सबसे पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, क्योंकि ये 1917 में हुआ था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी लगेगा। देखो, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग 1920, चंपारण 1917। इस प्रकार से उपयुक्त घटनाओं में बिहार में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उनकी अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसने यूरोपियन नील बागानों मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये थे राजकुमार शुक्ल साहब, इन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी गांधी जी से, और इन्हीं की एवज में ही गांधी जी फिर 1917 में चंपारण गए थे। चंपारण में इडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये आकर्षित किया था फिर से वही राजकुमार शुक्ल साहब ने। तो आंसर आपका डी होगा। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था वो 3/4 भूभाग पर नील की खेती करना, यही था आंसर। आंसर यही लग जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये किया था चंपारण 1917। आंसर डी।
गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो किसके? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। आंसर आपका डी होगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया पद्धति से, अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था इसमें। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, देखो तिनकठिया प्रथा का किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, यही। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? देखो ये था चंपारण में नील की खेती से संबंधित। आंसर आपका सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। क्या ये आपका आंसर सही होगा? ये कह रहा है कि कौन सा सही है। ये तो सही नहीं है, ये तो राजकुमार शुक्ल ने इनको राजी किया था। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ये आपका ठीक है, आंसर आपका केवल दो होगा, बी आंसर लगेगा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राम कुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HK पोलाक इत्यादि शामिल थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू भी थे और राजेंद्र प्रसाद साहब भी थे। तो आंसर आपका, सॉरी सॉरी, जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं यहाँ पर, नहीं ये नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये दोनों थे। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? वो कौन संबंध था? वल्लभ भाई पटेल नहीं, शौकत अली भी नहीं थे, मदन मोहन मालवीय भी नहीं थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल साहब थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये देखो यहाँ पर, अब ऑप्शन देखो, ये था आपका भू राजस्व। देखो नील की फसल कैसी थी? वो नील की फसल थी नकदी फसल, तो नकदी फसल के विरोध में ही था। आंसर आपका बी होगा। चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में स्वरूप प्रारंभ किया गया। 20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। आंसर आपका ए होगा। प्रसंगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन किया करने के साथ साथ वो ग्राम को ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्योगों को महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? देखो राजेंद्र प्रसाद थे, यस। अनुग्रह नारायण भी थे, जेबी कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए डी बनेगा आपका। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अब देखो यहाँ पर, SG इसलाई थे, ये भी थे। DG रीड थे, महात्मा गांधी थे। अनुग्रह नारायण नहीं थे। आंसर आपका सी होगा। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG इसलाई थे। इसके अध्यक्ष DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेनर सचिव थे। Next, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये क्या था आपका? चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। और 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। और चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य कानूनी अभावों की दर को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो वही चंपारण आंदोलन आपका 1917 वाला। निम्नलिखित स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? फिर से वही चंपारण आंसर।
बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो फिर से चंपारण, आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ये किया था राजकुमार शुक्ल साहब ने, आंसर आपका सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? देखो कौन संबंध नहीं, यह किसानों से जुड़ा था, ठीक है। तिनकटिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था, ये भी ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी, इसमें गांधी एम के गांधी के सहयोग दिया था, ये भी ठीक है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं, केवल चंपारण में होता, तो आंसर आपका डी ही लगेगा। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा यह प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 था और चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीन कथन सही हैं। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसके राष्ट्रीय नेता थे स्वयं महात्मा गांधी, आंसर आपका ए होगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागानों मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जेबी कृपलानी आदि थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, इन्होंने इन्होंने तो खुद ही महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। राजकुमार शुक्ल ने, इन्होंने तो स्वयं बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद ने खुद स्वयं सहयोग दिया था। तो विरोध किसने किया? एनजी रंगा साहब ने, बी आंसर। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? देखो अभी कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब दोनों को देख लेते हैं। देखो कह रहा है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन के भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की गई थी, ये आपका ठीक है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, नहीं, ये नहीं था आपका आंसर, इसलिए केवल एक होगा, ये आंसर बनेगा। कह रहा है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान आदि अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इस प्रकार आपका कथन एक सही है और आपका कथन दो सही नहीं है। तो ये तो हो जाता है। देखो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आपके, वो मैंने आपको कवर करा दिए। लगभग 92 क्वेश्चन थे इसमें, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आपको देखो इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो आपको टाइम टू टाइम वहां पर घटना चक्र की पीडीएफ मिलती रहती है। और जो हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी है विद कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको उसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेल कर दीजिए, वहां पर भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।